हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में मोलरता जो सांद्रता की इकाई थी मोलरता उसके बारे में पढ़ा था और उसके कुछ सवालों को लगाया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अगली सांद्रता की इकाई है जो कि हमारी मोलरता यानी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मेलिटी की अगर परिभाषा की बात की जाए नॉर्मलता की, तो सुनिएगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, यानी कि कोई विलयन है, हमने 1 लीटर का कोई विलयन बनाया, कुछ भी बनाया हो, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक जो होता है वह ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होता है। तो चलिए इसके फार्मूले को हम देखते हैं कि क्या है नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है, नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब ये ग्राम तुल्यांक क्या होता है, हमने आगे लिखा हुआ है, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन किसमें रखना है, लीटर में रखना है। जैसे मोलरता में लीटर में रखते थे, वैसे यहाँ भी हमें विलयन का आयतन लीटर में ही रखना है। और 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम तुल्यांक देख लेते हैं, ये ग्राम तुल्यांक क्या होता है। तो ग्राम तुल्यांक बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है विलय का भार बटे तुल्यांकी भार। ये हमारा ग्राम तुल्यांक होता है। तो जहां पर ग्राम तुल्यांक लिखा हुआ है, इस फार्मूले में इस ग्राम तुल्यांक की जगह पर हम ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे, यानी विलय का भार स्मॉल w से लिखते हैं, तुल्यांकी भार कैपिटल ई से लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट, इसीलिए इसको इंग्लिश में लिख लिया गया। तो विलय का भार स्मॉल w हो गया, तुल्यांकी भार कैपिटल ई हो गया। इस फार्मूले को उठा करके जब हम इसमें रख देंगे तो नॉर्मलता का हमारा एक नया फार्मूला मिल जाएगा। या फिर आगे सवाल में दिया जाएगा उसका अणुभार लिखेंगे और उसके अणुभार को हम स्मॉल m से लिखते हैं, मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल m से। नीचे लिखा हुआ है n गुणांक। n गुणांक का मतलब अम्ल या क्षार जितना भी आयन देता है उसकी संख्या होती है। या फिर n गुणांक को हम ने लिखा हुआ है कि n गुणांक बराबर धनायनों या ऋणायनों की संख्या। जो भी यौगिक जो भी कंपाउंड आपको सवाल में दिया जाएगा वो जितने प्लस या माइनस आयनों में टूट रहा होगा उन दोनों में से किसी की एक संख्या हमें ले लेनी है और यौगिक के अणुभार से भाग कर देना है। तो हमारा क्या निकल आएगा, तुल्यांकी भार। हालांकि तुल्यांकी भार निकाल करके मैंने एक एलिमेंट एक यौगिक का मैंने आपको दिखाया है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार मैंने साइड में आपको निकाल कर दिखाया है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का कितना होता है 23, क्लोरीन का 30.55 35.5। इन दोनों को हम जोड़ देंगे इनका अणुभार, और ये जिन आयनों में टूटते हैं इसको तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो टूटने के बाद जितने आयन देगा प्लस या माइनस किसी एक को लेना है, दोनों को नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सोडियम प्लस और Cl माइनस एक आयन को हमें ले लेना है। तो 23 प्लस 35.5 अपॉन 1 ये डिवाइड कर दिया, दोनों को जोड़ा तो 58.5 आ गया, 1 अपॉन डिवाइड कर दिया तो 58.5 हमारा ये इसका तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट निकल आया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने इस फार्मूले को, इन सभी फार्मूले को मैंने नॉर्मलता के फार्मूले में रख दिया है। तो मुझे नॉर्मलता का फाइनल फार्मूला मिल गया, नॉर्मलता कैपिटल N बराबर विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, और नीचे हो गया विलयन का आयतन लीटर में। हमें सवाल लगाना होगा तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे कि कैपिटल N बराबर विलय का भार अपॉन तुल्यांकी भार, विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं मोलरता की आगे बात करते हैं और जानते हैं कि मोलरता के विषय में क्या क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, नॉर्मलता के फार्मूले में हमने आगे बढ़ाया इस फार्मूले को, इसमें देख लेते हैं क्या किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, नॉर्मलता कैपिटल N बराबर लिखा हुआ है विलय का भार, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था विलय का भार, यहाँ पर लिखा है तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार बराबर देखिए क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है यौगिक का अणुभार बटे N गुणांक। तो तुल्यांकी भार का ये जो ये फार्मूला हमारा है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तुल्यांकी भार की जगह पर। तो तुल्यांकी भार में क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा अणुभार और नीचे क्या होगा आपका n गुणांक। तो n गुणांक को मैंने मल्टीप्लाई में ले लिया है, तो विलय का भार अपॉन ये विलय का ही अणुभार होगा, विलय का भार बटे विलय का अणुभार और गुणे n गुणांक, और नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन लीटर में। तो नॉर्मलता का एक फाइनल फार्मूला हमारा ये बन जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो ये हमारी नॉर्मलता का एक फार्मूला हो जाता है,
उसके बाद हम देख लेते हैं नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। नॉर्मलता व मोलरता में संबंध है। अब आगे हम बात कर लेते हैं नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। तो अभी आपने जब मैंने मोलरता पढ़ाया था तो उसमें देखा होगा आपने कि यहाँ पर हमारे मोलरता के जो फार्मूले में था विलेय का भार बटे अणुभार और विलयन का आयतन लीटर में, यानी विलेय का भार बटे अणुभार और विलयन का आयतन लीटर में, यानी इसकी इतनी चीज को हम इस चीज को इसको इतने पोर्शन को हम मोलरता लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा n बराबर हो जाएगा मोलरता और गुणे हो जाएगा n गुणांक। तो ये हो जाता है हमारा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध है, यानी इतनी जगह पर विलेय का भार बटे अणुभार अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, ये किसके फार्मूले में था? मोलरता की। तो इसकी जगह पर मैंने मोलरता को लिख लिया है। ये हमारा किसका फार्मूला इतना हो जाता है? मोलरता का। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया मोलरता और n गुणांक तो वैसे लिखा ही हुआ है, तो यही हो गया नॉर्मलता व मोलरता में संबंध, n = मोलरता गुणे n गुणांक। ये हो गया आपके नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं सवालों पर हम। तो चलिए देख लेते हैं। नॉर्मलता पर हमने पहला सवाल लिया है, इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं, नॉर्मलता को समझते हैं। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 0.321 यानी 0.321 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 250 मिलीलीटर जल में घोला गया है, इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मलता पर चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमारा ये 0.321 यानी 0.321 ग्राम जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है ये क्या है? विलेय है, और इसको 250 ml जल में घोला गया, यानी जल में घोल करके इसको विलयन बना दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, हमें जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे विलेय। यहाँ पर विलेय हमारा कौन है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का भार, इसको हम लिखते हैं स्मॉल w से, जो कि दिया गया आपको 0.321 यानी 0.321 ग्राम आपको दिया गया है। उसके बाद हम लिख लेते हैं, और हमें लिखना है विलेय का अणुभार, इसको हम लिख लेते हैं स्मॉल m से। तो हमारा कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम का हो जाएगा 23, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पर सोडियम कितना है? सोडियम का एक सोडियम का 23 होता है, 2 सोडियम है तो इसलिए 23 × 2 कर दिया। कार्बन का कितना होता है? 12, प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन है कितने? 3, तो 16 × 3 कर देंगे, यानी यहाँ पर कर देंगे 16 × 3। इन सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 106, यानी विलेय का जो अणुभार, सोडियम कार्बोनेट हमारा विलेय है, इसका जो अणुभार आ गया वो 106 आ गया। उसके बाद हमें दिया गया है विलयन का आयतन 250 ml दिया गया है, इसको हम लीटर में बदल लेते हैं। तो हम लिखेंगे विलयन का आयतन कैपिटल V से इसको लिखते हैं, विलयन का आयतन कैपिटल V 250 ml। इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करना होगा, तो 1000 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0.025 लीटर। ये कन्वर्ट हो गया आपका लीटर में, बदल लिया 1000 से भाग करके। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मलता में हमें करना क्या होता है। तो नॉर्मलता में हमें तुल्यांकी भार निकालना होता है। चलिए तुल्यांकी भार को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं तुल्यांकी भार कैपिटल E बराबर, ये हो जाएगा यौगिक का अणुभार। यौगिक के अणुभार का मतलब है कि हमें जो सवाल में विलेय दिया होगा हमें उसी का अणुभार रखना है। तो हमें विलेय कौन सा दिया है? सोडियम कार्बोनेट, इसका अणुभार कितना है? 106। तो यहाँ हम लिख लेंगे 106, यानी यौगिक का अणुभार मैंने फार्मूले में लिखाया था, तो यहाँ पर यौगिक के तौर पर कौन है आपका? सोडियम कार्बोनेट, जो आपको सवाल में दिया गया है 106, इसका रख लिया। अब क्या करेंगे, नीचे हम लिखते थे n गुणांक।
n गुणांक क्या होता है, तो ये हमारा जो यौगिक हमें दिया जाएगा ये टूटने के बाद कितने प्लस या कितने माइनस आयन बनाता है, उन दोनों में से किसी एक की संख्या को लिख लेंगे। तो हमारा जो n गुणांक इसके लिए निकालेंगे तो वो आ जाएगा Na2CO3 हमारा जो टूटता है वो इस प्रकार से टूटता है, ये टूटेगा 2Na प्लस और CO3 डबल माइनस, यानी ये टूटने के बाद 2 प्लस और 2 माइनस बनाता है। तो किसी एक की संख्या हमें लिख लेनी है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चाहे प्लस की चाहे माइनस की, किसी एक को लिखना है, दोनों को जोड़ करके नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 106 और उसके बाद हम या प्लस को ले लें या माइनस को ले लें, दोनों की संख्या क्या है 2 है। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं 2 और इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 तिहाई 6, यानी तुल्यांकी भार आ गया 53। तो ये हमने निकाल लिया। अब नॉर्मलता का फॉर्मूला लगा करके हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए इसको कर लेते हैं। नॉर्मलता कैपिटल N बराबर स्मॉल w अपॉन कैपिटल E अपॉन V इन लीटर। ये मैंने नॉर्मलता का फॉर्मूला इंग्लिश में लिखा हुआ है, कैपिटल N बराबर स्मॉल w अपॉन कैपिटल E अपॉन V इन लीटर। इन लीटर में रखना है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं N इज इक्वल टू W अपॉन E इंटू V। तो यहाँ पर W हमें जो दिया गया है वो है हमारा, W जो हमें दिया गया है, विलय का जो भार दिया गया वो 0.321 दिया गया। कैपिटल E क्या है, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार हमने कितना 53 निकाला है। उसके बाद कैपिटल V हमारा आयतन है जो कि लीटर में रखना है 0.25 हो गया, 53 होगा बेटा यहाँ पर, है ना, 53 हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं इसको कर लेते हैं 0.321 और नीचे ये मल्टीप्लाई करेंगे हमारा, तो ये आ जाएगा 13250। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ जाएगा 13250। अब देख लेते हैं इन दोनों को डिवाइड करने पर हमारी नॉर्मलता कितनी आएगी। तो ये हमारी नॉर्मलता आ जाएगी 0.024। ये हमारी आ जाएगी ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 0.024 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो ये हमारी आ गई मोलरता। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो चलिए देखते हैं नॉर्मलता पर अगला क्वेश्चन, जो कि छोटा सा है। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें क्या बताया गया है कि 0.25 N, 0.25 N, N का मतलब है नॉर्मलता दी गई है। ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पीछे संबंध लिखाया था, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, तो उसी फार्मूले पर मैंने ले लिया है एक छोटा सा सवाल। तो यहाँ पर देख लेते, सबसे पहले इसको करने के लिए हमें जो दिया गया हमारा यौगिक होता है उसका फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका फार्मूला नहीं पता होगा तो इस सवाल को हम नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, वो होता है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। तो मैंने आपको रिलेशन लिखाया था मोलरता और नॉर्मलता में संबंध का। तो चलिए उसको हम लिख लेते हैं। नॉर्मलता मोलरता में हमारा रिलेशन था N इंटू M इंटू N गुणांक। अब ये N गुणांक क्या होता है? N गुणांक होता है धनायन या ऋणायन की संख्या, या अम्ल में हाइड्रोजन की और क्षार में हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या टूटने के बाद। तो हमें ये कंपाउंड दिया गया है, तो हम धनायन ऋणायन से भी कर सकते हैं या अम्ल और क्षार से भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ये कैसे टूटता है। तो ये टूटता है आपका COO माइनस इस तरीके से और 2H प्लस। तो यहाँ बनने वाले किसी एक आयन को हमें लेना है, या तो हमें प्लस का लेना है या तो माइनस का लेना है, केवल इनकी संख्या को लेना है, चिन्ह को नहीं लेना है। तो यहाँ पर दोनों प्लस, 2 प्लस और 2 माइनस से बने, तो किसी एक को हम लिख लेते हैं 2 प्लस या माइनस को, वही इसका हो जाएगा N गुणांक। यानी यहाँ N की वैल्यू अगर हम लिख लें तो N की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी हमारी 2। दोनों में से किसी एक को लेना है बस। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमें जो नॉर्मलता सवाल में दी गई है 0.25 N, 0.25 N।
और ये है मोलरता, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं इसको, तो मोलरता हो जाएगी। उसके बाद एन गुणांक मैंने निकाला यहाँ से 2 आयन हमें मिलेंगे इसमें, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 2। उसके बाद m बराबर मैंने लिख लिया, ये मोलरता निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 0.25 के नीचे आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा 0.25 और नीचे हो जाएगा 2। ये पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएंगे नीचे, तो यहाँ से हम बढ़ा देते हैं 2 0। अब ये हो गया 25 और ये हो गया 200, तो ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा आपका। इसे काट देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/8। और इसको जब सॉल्व और इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर मिलेगा हमें वो 0.125 मोल प्रति लीटर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0.125 मोल प्रति लीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।